नमस्कार, आप सबको चैत्र नवरात्रि और नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अनकही में बात होगी यूएई की, दुबई की। अगर आज आपको कोई फ्री में दुबई का टिकट दे और वहां जाने को कहे तो क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आज आप दुबई का गोल्डन वीजा लेना चाहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इस वक्त वहां के जो हालात हैं उन्होंने दुनिया भर के लोगों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाला दुबई आज दहशत के साए में है। ईरान और अमेरिका की जंग का सबसे ज्यादा खामियाजा यूएई को ही भुगतना पड़ रहा है। ईरान ने यूएई पर अब तक 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1600 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। राहत बस इतनी है कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को आसमान में ही नाकाम कर दिया। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों किया? मिडिल ईस्ट में और भी अरब देश हैं। सऊदी अरब से तो उसकी पुरानी दुश्मनी है। फिर ईरान ने अपना गुस्सा यूएई पर ही क्यों निकाला है? आखिर इस तबाही के पीछे ईरान की असली रणनीति क्या है? इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात की परतें आज मैं खोलूंगी। लेकिन ईरान की इस चाल को समझने के लिए हमें पहले यूएई के इतिहास को समझना होगा। जानना होगा कि क्या दुबई, अबू धाबी हमेशा से ऐसे थे जैसे आज हैं, या यूएई ने एक बहुत ही दिलचस्प सफर तय किया है और दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आज जहां बुर्ज खलीफा बादलों से बातें करता है और सड़कों पर लग्जरी कार्स दौड़ती हैं, वहां 60 के दशक तक सिर्फ रेत थी। उस वक्त दुबई और अबू धाबी जैसे शहर दुनिया के नक्शे पर कोई खास अहमियत नहीं रखते थे। यहां के लोग बद्दू या इंग्लिश में बेडुइन कहते हैं, उस कबीले के थे जो ऊंटों के सहारे रेगिस्तान नापते थे या फिर समुद्र की गहराइयों में अपनी जान जोखिम में डालकर मोती निकालने का काम करते थे। इसे पर्ल डाइविंग कहा जाता था और यही उनकी रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में जापान ने आर्टिफिशियल तरीके से मोती बनाना सीख लिया। इस जापानी खोज ने खाड़ी के इन मछुआरों और गोताखोरों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। यहां भयंकर गरीबी आ गई और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी भारी पड़ने लगा। उस दौर में ना तो पीने का साफ पानी था, ना पक्की सड़कें थी और ना ही आज जैसी कोई चमक दमक। जिंदगी पूरी तरह से सूखी रेत और खारे पानी के बीच संघर्ष कर रही थी। फिर अचानक से इस बंजर रेगिस्तान की किस्मत पलटी। साल 1958 में पहली बार अबू धाबी में और उसके बाद 1966 में दुबई के फतेह फील्ड में कच्चे तेल का खजाना मिला। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने इन लोगों को उनकी पीढ़ियों की तकलीफों से निकालने का इंतजाम कर दिया। जमीन से निकलने वाले इस काले सोने ने यहां की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। अचानक इन छोटे छोटे कबीलों के पास इतना पैसा आने लगा जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। साल 1971 में एक और बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आया। उस वक्त तक इस इलाके पर अंग्रेजों का कंट्रोल था, लेकिन जब ब्रिटेन ने यहां से जाने का फैसला किया तो अलग अलग कबीलों के सामने एक साथ आने की चुनौती खड़ी हो गई। तब अबू धाबी के शेख जायद और दुबई के शेख राशिद ने मिलकर 7 अलग अलग अमीरातों को एक धागे में पिरोया और इस तरह जन्म हुआ आज के यूनाइटेड अरब अमीरात्स का, यानी यूएई। यह ऐसा फैसला था जिसने पूरे इलाके को एक मजबूत देश में बदल दिया। तेल का पैसा तो आ रहा था, लेकिन दुबई के शासक शेख राशिद बिन सईद बहुत दूर की सोच रहे थे। वो जानते थे कि जमीन के नीचे मौजूद तेल के कुएं एक ना एक दिन जरूर सूख जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस पैसे को ऐशो आराम में उड़ाने के बजाय भविष्य की मजबूत नींव रखने में लगा दिया। उन्होंने बड़े बड़े बंदरगाह बनाने शुरू किए, जिनमें पोर्ट राशिद और जिबेल अली पोर्ट शामिल थे। उनका विजन था कि दुबई को हमेशा तेल पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना है। व्यापार को और ज्यादा रफ्तार देने के लिए साल 1985 में एमिरेट्स एयरलाइंस की शुरुआत की गई और जिबेल अली पोर्ट को फ्री जोन बना दिया गया। इसका मतलब था कि यहां विदेशी कंपनियों को व्यापार करने पर टैक्स में भारी छूट मिलेगी। इसका असर यह हुआ कि दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपना रुख दुबई की तरफ कर लिया। पूर्व और पश्चिम के बीच दुबई एक ऐसा ट्रांजिट पॉइंट बन गया जहां से पूरी दुनिया का कारोबार कंट्रोल होने लगा। साल
2002 में यूएई ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने दुबई की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार विदेशियों को भी दुबई में अपनी प्रॉपर्टी यानी जमीन और घर खरीदने की कानूनी इजाजत दे दी गई। इस एक फैसले ने दुनिया भर के अरबपतियों और रईसों को दुबई में पैसा लगाने का खुला न्योता दे दिया। देखते ही देखते पाम जुमेराह और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसे अजूबे जमीन पर उतर आए। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक और कहानी है जो अक्सर छुप जाती है। इस देश को अपने पसीने से सींचने वाले वो लाखों प्रवासी मजदूर हैं जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से यहां आए। कफाला सिस्टम के तहत इन मजदूरों ने दिन रात एक करके रेगिस्तान की सूखी रेत पर इन आधुनिक शहरों को खड़ा किया। आज दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का हिस्सा 5% से भी कम रह गया है और बाकी पूरी कमाई टूरिज्म, रियल एस्टेट और विदेशी निवेश से आती है। इसके अलावा वहां सरकार ने यूएई को पूरी तरह से क्राइम फ्री भी बना दिया है और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये उनके बेहद सख्त सिस्टम और चप्पे चप्पे पर रखी जाने वाली नजर का नतीजा है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पुलिस के एडवांस सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर ना हो। अगर कोई सड़क पर छोटा सा नियम भी तोड़ता है तो मिनटों में पुलिस वहां पहुंच जाती है। यानी वहां कुछ भी छुपकर करना लगभग नामुमकिन है। साथ ही वहां का कानून बहुत सख्त है और न्याय मिलने में भारत या दूसरे देशों की तरह सालों नहीं लगते। वहां सजा तुरंत और बहुत कड़ी मिलती है, जिस वजह से कोई जुर्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इन सब कोशिशों के दम पर ही यूएई ने खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश यानी सेफ हेवन साबित किया था। एक ऐसी जगह जहां कोई टैक्स नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, जहां आप और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन अब जब आसमान से ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं तो ये सेफ हेवन वाली इमेज टूट रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि दुबई या अबू धाबी ही क्यों? मिडिल ईस्ट में और भी अरब देश हैं। ईरान की सऊदी अरब से दशकों पुरानी और बहुत गहरी दुश्मनी रही है। दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाने की होड़ हमेशा से रही है। फिर भी इस जंग में ईरान ने सऊदी अरब पर हमले कम किए और सारा गुस्सा यूएई पर निकाला। इसके पीछे ईरान की बहुत सोची समझी और चालाक रणनीति काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि ईरान खाड़ी देशों की सैन्य ताकत को बहुत अच्छे से समझता है। ईरान को पता है कि सऊदी अरब के पास हथियारों और पलटवार करने की बड़ी क्षमता है। अगर ईरान शुरुआत में ही सऊदी अरब पर कोई बड़ा और सीधा हमला कर देता तो सऊदी अरब तुरंत इस युद्ध में कूद सकता था। ईरान किसी भी कीमत पर एक साथ कई मोर्चों पर सीधी जंग नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने सऊदी को भड़काने से परहेज किया। दूसरी तरफ यूएई को निशाना बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है आर्थिक युद्ध। दुबई पूरी दुनिया का कमर्शियल टूरिज्म और एविएशन हब है। यूएई की पूरी अर्थव्यवस्था उसकी सुरक्षित जगह वाली इमेज पर टिकी है। ईरान ने जानबूझकर डराने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाम जुमेराह जैसे कमर्शियल इलाकों को चुना। ईरान को अच्छी तरह से मालूम है कि दुबई में दहशत फैलने का मतलब है विदेशी निवेशकों का डरना। जैसे ही वहां मिसाइलें गिरेंगी, टूरिज्म कम हो जाएगा, उड़ानों पर रोक लग जाएगी और यूएई की अर्थव्यवस्था को भी गहरी चोट लगेगी। यानी बिना किसी बड़ी जमीनी जंग के ही ईरान ने यूएई की सबसे दुखती रग पर वार कर दिया है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है अमेरिका। ईरान मुख्य रूप से अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी कोई भी मिसाइल न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए वो खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहा है और यूएई में अमेरिका के कई बड़े सैन्य एयरबेस मौजूद हैं। अल दफरा एयरबेस पर अमेरिकी और उनके सहयोगी देशों की सेनाएं तैनात हैं। इसी तरह बहरीन में तो अमेरिकी नौसेना का पूरा मुख्यालय ही है। इसलिए यूएई और बहरीन सीधे तौर पर ईरान के निशाने पर आ गए। ईरान की एक और चाल कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर भी है। मैं लगातार अनकही में आपको बता रही हूं कि कैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन यूएई के पास फुजैरा और अबू धाबी के जरिए एक ऐसा रास्ता है जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करके दुनिया तक तेल पहुंचा सकता है। ईरान ने इसी वैकल्पिक रास्ते को तबाह करने के लिए यूएई के तेल ठिकानों को भी निशाना बनाया। ईरान का अनुमान था कि यूएई और बहरीन सीधे तौर पर जवाबी हमले करने से डरेंगे। उनकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर टिकी है और वो युद्ध का सीधा रिस्क नहीं ले सकते। उनके पास बचाव के लिए एयर डिफेंस तो है,
लेकिन वो खुद आगे बढ़कर ईरान पर हमला करने से कतराएंगे। और ईरान का ये गणित काफी हद तक सही भी साबित हुआ। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका और अर्थव्यवस्था ही ईरान के इस गुस्से की वजह है? जी नहीं। कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो जुड़ा है इजराइल से। अमेरिका के बाद ईरान का सबसे बड़ा और कट्टर दुश्मन इजराइल ही है। यूएई ने इजराइल के साथ हाथ मिलाकर ईरान को बड़ा झटका दिया था। दरअसल साल 2020 में यूएई और बहरीन ने अमेरिका की मौजूदगी में इजराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड्स पर साइन किए थे। इस ऐतिहासिक समझौते का मतलब था इजराइल के साथ सालों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके व्यापार और रिश्ते शुरू करना। ईरान का आरोप है कि यूएई ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को पर्शियन गल्फ यानी ईरान की बिल्कुल चौखट पर लाकर बिठा दिया है। लेकिन आग में असली घी डालने का काम किया गाजा युद्ध ने। जब गाजा में हमास और इजराइल के बीच खूनी जंग शुरू हुई तो पूरा मिडिल ईस्ट साफ तौर पर दो धड़ों में बंट गया था। एक तरफ ईरान था जिसने हमास का पूरी तरह से समर्थन किया और उनकी हर मुमकिन मदद भी की। वहीं दूसरी तरफ था यूएई जिसने गाजा में इतनी तबाही के बावजूद इजराइल के साथ अपना समझौता नहीं तोड़ा। जबकि यूएई एक सुन्नी मुल्क है और गाजा की आबादी भी सुन्नी है, लेकिन शिया मुल्क होते हुए भी ईरान ने गाजा के लिए आवाज उठाई। यूएई ने अपनी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को चुना और इजराइल के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे। ईरान और उसके समर्थकों की नजर में यह फिलिस्तीन और मुस्लिम दुनिया के साथ बहुत बड़ा धोखा था। ईरान अब इन मिसाइलों के जरिए यूएई को इसी बात की सजा दे रहा है। वो साबित करना चाहता है कि अगर आप इजराइल का साथ देकर अपनी अर्थव्यवस्था चमका रहे हैं तो हम उस शांति और अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। ईरान बाकी अरब देशों को भी डरा रहा है कि इजराइल से दोस्ती का अंजाम तबाही होगा। ईरान ने तो अपना काम कर दिया है। दुबई और अबू धाबी ने दशकों की कड़ी मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करके अपनी जो सेफ हेवन वाली छवि बनाई थी, ईरान की मिसाइलों ने उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है। दुनिया भर के रईसों को लगता था कि मिडिल ईस्ट में चाहे जो भी बवाल हो जाए, इस टैक्स फ्री जन्नत पर कभी आंच नहीं आएगी। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देख लीजिए। यूएई के गोल्डन वीजा के दम पर दुनिया भर के अरबपति, कारोबारी, खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यहां आकर बस गए थे। खास तौर पर रूसी अरबपति। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे तो अपना पैसा बचाने के लिए हजारों रूसी अरबपतियों ने दुबई का रुख किया था। पाम जुमेरात से लेकर डाउनटाउन दुबई तक रूसी रईसों ने अरबों डॉलर की लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी थी और दुबई उनके लिए नया ठिकाना बन गया था। लेकिन आज जब उसी दुबई पर ईरानी मिसाइलें बरस रही हैं और रूसी नागरिकों का पैसा दांव पर है, तो व्लादिमीर पुतिन खामोश क्यों हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुतिन के ईरान के साथ बहुत गहरे सैन्य और रणनीतिक रिश्ते हैं। यूक्रेन जंग में ईरान ही वो देश है जिसने रूस को शाहे ड्रोन और हथियार दिए हैं। इसलिए पुतिन अपने दोस्त के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ चीन का खेल भी बहुत उलझा हुआ है। चीन दुनिया का वो इकलौता बड़ा देश है जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता है। वहीं यूएई के साथ भी चीन का अरबों डॉलर का व्यापार है और यूएई उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का बेहद अहम हिस्सा है। चीन फिलहाल कूटनीति की रस्सी पर चल रहा है। वो ना तो ईरान को नाराज कर सकता है और ना ही यूएई में अपना अरबों डॉलर का निवेश डूबते हुए देख सकता है। तो सवाल है कि क्या ये दोनों देश ईरान को रोकने की कोई कोशिश कर रहे हैं? तो जानकार मानते हैं कि असल में ये दोनों इन हालातों को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें पता है कि जब तक अमेरिका ईरान से निपटने में उलझा रहेगा तब तक उसका ध्यान यूक्रेन और साउथ चाइना सी से हटा रहेगा। अमेरिका जितना पैसा और हथियार इस रीजन में झोंकेगा, ग्लोबल मंच पर रूस और चीन का पलड़ा उतना ही भारी होता जाएगा। मतलब साफ है कि दुनिया के इन बड़े नेताओं को अपनी जियोपॉलिटिक्स की पड़ी है, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत वो विदेशी निवेशक और अरबपति चुका रहे हैं जो सब कुछ छोड़कर दुबई भाग आए थे। खासकर वो हजारों रूसी रईस जो यूक्रेन युद्ध के बाद पनाह लेने यहां बसे थे। पुतिन भले ही खामोश हो, लेकिन दुबई में बैठे उनके नागरिकों की रातों की नींद उड़ी हुई है। इनके यहां आने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ जीरो टैक्स नहीं था, बल्कि वो पक्की गारंटी थी कि यहां उनका परिवार और उनका पैसा दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन अब जब आसमान में मिसाइलें दिखने लगी और सायरन बजने लगे तो सुरक्षा का सारा भ्रम टूट गया है।
जिन लोगों ने करोड़ों रुपए देकर पाम जुमेरा या डाउनटाउन दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो किसी युद्ध का हिस्सा बनने वहां नहीं गए थे। अर्थशास्त्र में कहावत है कि पैसा दुनिया की सबसे डरपोक चीज है। जैसे ही खतरा दिखता है, ये सबसे पहले भागता है। और इसी डर की वजह से यूएई में पैसा देश से बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। विदेशी निवेशक खौफ में आ गए। इसलिए सरकार को स्टॉक एक्सचेंज बंद करना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अपना पैसा निकालने लगें और देश की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाए। इसके अलावा उड़ानों के रूट बदलने और रद्द होने से पर्यटन का इकोसिस्टम भी बुरी तरह से डगमगा गया है। चलो, बड़े कारोबारी और अरबपति तो अपना पैसा निकालकर प्राइवेट जेट से शायद कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन उन लाखों आम लोगों का क्या होगा जो इस देश को अपने पसीने से चलाते हैं? दुबई की चकाचौंध सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि वहां दिन रात काम करने वाले लाखों प्रवासियों के पसीने से बनी है। जब ऐसी जंग छिड़ती है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं आम लोगों को उठाना पड़ता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूएई की कुल आबादी करीब 1.25 करोड़ है, जिसमें से 40 लाख से ज्यादा तो सिर्फ भारतीय हैं। तपती धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों से लेकर होटल स्टाफ, कैब ड्राइवर और दफ्तरों में काम करने वाले प्रोफेशनल्स तक भारतीयों के बिना यूएई का एक दिन भी चलना बहुत मुश्किल है। जब ईरान के हमलों के डर से बड़े विदेशी निवेशकों में डर है और प्रॉपर्टी मार्केट ठप हो रहा है, तो इसका जमीन पर क्या असर होगा? पहली गाज इन्हीं आम कामगारों की नौकरियों पर गिरेगी। अगर नए प्रोजेक्ट रुक जाएंगे और होटल्स में टूरिस्ट नहीं आएंगे, तो कंपनियों के पास छटनी करने के अलावा कोई खास रास्ता नहीं बचेगा। इन लाखों प्रवासियों के लिए सबसे बड़ी दहशत यह है कि उनके पास रातों रात देश छोड़ने के लिए ना तो कोई प्राइवेट जेट है और ना ही भारी भरकम बैंक बैलेंस। कमर्शियल फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से लोग वहां दहशत के साए में हैं। भारत में बैठे उनके परिवार हर पल टीवी और फोन से चिपके हैं। बस अपनों की सलामती की खबर चाहते हैं वो लोग। इस संकट का बड़ा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। यूएई से हर साल अरबों डॉलर की रकम रेमिटेंस के तौर पर भारत आती है, जिससे भारत में बैठे लाखों परिवारों की रोजी रोटी चलती है। अगर यूएई में रोजगार का पहिया रुकता है तो इसका झटका केरल, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के अनगिनत गांवों तक महसूस किया जाएगा। तो देखा जाए तो ईरान के हमलों ने यूएई की गगनचुंबी इमारतों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया है जितना बड़ा डेंट उसने यूएई के भरोसे पर मारा है। पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूएई की सरकार कुछ ही महीनों में फिर से खड़ा कर लेगी, लेकिन विदेशी निवेशकों के मन में जो डर का बीज बो दिया गया है, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। दुनिया को अब यह खौफनाक हकीकत समझ आ गई है कि मिडिल ईस्ट की इस भड़कती आग से कोई भी देश पूरी तरह से अछूता नहीं रह सकता। अब यूएई के शासकों और लीडरशिप के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आगे क्या कदम उठाया जाए। अगर वो ईरान पर कोई जवाबी हमला करते हैं तो वो पूरी तरह से इस विनाशकारी युद्ध में खिंच जाएंगे। ये ऐसा कदम होगा जो उनकी व्यापार और पर्यटन पर टिकी अर्थव्यवस्था को खत्म कर देगा। इसलिए यूएई अभी बहुत संभल कर कूटनीति का सहारा ले रहा है और बैकडोर से अमेरिका पर भारी दबाव बना रहा है कि इस जंग को जल्द से जल्द शांत किया जाए। रणनीतिकारों का मानना है कि ब्रांड दुबई पर लगा दहशत का दाग बहुत लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा। आने वाले कई साल तक विदेशी निवेशक और मल्टीनेशनल कंपनीज करोड़ों डॉलर लगाने से पहले कई बार सोचेंगे। अब तक दुबई में जीरो रिस्क और टैक्स फ्री मानकर बिजनेस किया जाता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और बदले रहेंगे। अब हर बड़े निवेश में वॉर रिस्क यानी युद्ध के खतरे का इंश्योरेंस भी गिना जाएगा, जिससे यहां व्यापार करना पहले से ज्यादा महंगा और जोखिम भरा हो जाएगा। इस जंग ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का नया और डरावना सच दुनिया के सामने रख दिया है। ईरान ने साफ दिखा दिया है कि भले ही उसकी अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों से टूटी हुई हो, लेकिन वो अपने अमीर पड़ोसियों की दुखती रग दबाकर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बना सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल के साथ हुए अब्राहम अकॉर्ड्स का भी ये अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि जिन अरब देशों ने सुरक्षा के लिए डील की थी, आज वही सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बात जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है, दुबई और अबू धाबी ने सूखी रेत पर एक ऐसा स्वर्ग बनाने का सपना देखा था जो मिडिल ईस्ट की खून खराबे वाली राजनीति से बिल्कुल अलग और महफूज हो। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ परफेक्ट किया, लेकिन भूगोल को आप अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। आप दुनिया की सबसे ऊंची और खूबसूरत इमारत तो बना सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। यूएई शायद अपनी बेशुमार दौलत के दम पर इस झटके से उबर भी जाए, लेकिन उसकी 100%
सुरक्षित जगह होने वाली गोल्डन इमेज अब हमेशा के लिए हवा हो चुकी है। आपको क्या लगता है, जिस सवाल से मैंने आज बातचीत शुरू की थी, इन हालातों के बाद जब ये युद्ध खत्म भी हो जाए तब भी क्या आप दुबई जाकर या अबू धाबी जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजें।